अस्सलाम वालेकुम। NTA न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाजुना रऊफ और मैं हूं साम एजाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाकर 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इत्तला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी कर दी और शाम 6:25 पर खवारिज सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि दरअंदाजी के बाद खवारिज ने अजीज खेल और मंडी खेल की समत पेश कदमी की, जहां फोर्सेस की मौजूदगी के बायस खवारिज ने बेसी खेल की मस्जिद में पनाह ले ली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर मस्जिद का मुहासरा किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए हैं। गिरफ्तार खवारिज अफगान शहरी हैं, जिनमें से 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है, जबकि गिरफ्तार अफराद की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि तमाम खवारिज को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि मस्तूंग में कौमी शाहरा पर दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर हमला किया। फायरिंग से एक एहलकार शहीद और 3 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि हमले में DSP की गाड़ी को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमला DSP की गाड़ी पर किया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। शाहिद विंद ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस माह अमरीका का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से खिताब करेंगे। जुलाई में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की सदारत कर रहा है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से ये बतौर सदर खिताब होगा। दौरे में इसहाक़ डार के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात का इम्कान है। दौरे अमरीका के दौरान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुमकिन तौर पर वाशिंगटन भी जाएंगे, जहां अमरीकी रहनुमाओं से भी उनकी अहम मुलाकातों का इम्कान जाहिर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। पाकिस्तान के शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर जायजा इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तान के शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। पाकिस्तान शिपिंग लाइंस के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का नादिर मौका है। पाकिस्तान की फ्रेट की मदद में खर्च होने वाले ज़र मुबादला के लिए बचत के लिए बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद में इजाफे के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ारत समंदरी उमूर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को शोबे की असर नो इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत भी की है। तो दूसरी जानिब वफाकी वजारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सर्विस डिलीवरी के बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए हुसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान और मुताल्लिका आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि ज़ेली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। कारकर्दगी को मजीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए तमाम ज़ेली इदारों के माबैन मरबूत हम आहंगी और इश्तराकार बढ़ाने की ज़रूरत है। हर इदारे की ज़रूरियात और दस्तियाब वसाइल की तफसीलात वज़ा की जाए। हर इदारा दूसरे इदारों की मुआवनत के तरीक़ेकार के बारे में ठोस प्लान मुरतब करे। तमाम ज़ेली इदारों में मौसर रब्त और हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा आवाम को होगा। एक दूसरे भरपूर इस्तेफादा करके ही इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा सकती है।
اب بات کریں خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس کی، جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں مشاورت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اس مسئلے کے پائیدار حل کے لیے مشترکہ لاہ عمل ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ جرگوں اور مقامی عمائدین کی مشاورت سے دیگر علاقوں میں بھی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ کابینہ اجلاس کے دوران علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جرگوں اور مقامی عمائدین کی مشاورت سے دیگر علاقوں میں بھی امن قائم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صوبائی حکومت کی کوششوں سے ضلع کودم میں بحال کیا گیا۔ اور حکومت سندھ نے صوبے میں اخباری صنعت کے فروغ کے لیے جامع اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا مالکان، مدیران، صحافتی تنظیموں اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک مربوط پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کراچی میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات ہوئی۔ اخباری صنعت کو درپیش چیلنجز کے خاتمے اور اخباری صنعت کی ترقی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وفد نے سی پی این ای کے لیے گرانٹ کی فراہمی سے متعلق بھی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے معاونت طلب کی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اخباری صنعت معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتی ہے، یہ جمہوریت کے تسلسل اور احتساب کا ضامن بھی ہے۔ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے کہ صحافیوں کو باعزت روزگار اور تحفظ حاصل ہو۔ ہم صحافیوں کی تنخواہوں، ملازمت کے تحفظ، انشورنس اور پیشہ ورانہ تربیت کے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت سندھ میڈیا اداروں اور صحافتی تنظیموں کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک مربوط پالیسی مرتب کرے گی۔ سندھ حکومت کی پالیسیوں سے صرف اخباری ادارے مضبوط ہوں گے بلکہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت سندھ صحافی برادری کے ساتھ کھڑی۔ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا ادارے خود مختار اور مستحکم رہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان میں تعینات بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین خان نے ملاقات کی ہے۔ دو طرفہ تعاون، باہمی تجارت، صنعت اور زراعت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، ہماری جڑیں مشترکہ تاریخ اور ثقافت میں پیوست ہیں۔ پنجاب بنگلہ دیش کی گارمنٹس، مائکرو فائنانس اور ویمن کی ورک فورس میں کامیابیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش سے ویمن فرسٹ ایجنڈے کے تحت خواتین کی قیادت میں صنعتی کلسٹرز اور ڈیجیٹل اپ سکلنگ پروگرامز پر اشتراک کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگلہ دیش کے مابین زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں وسیع تعاون کی گنجائش ہے۔ جنوری 2025 میں ایم او یو کے تحت پنجاب بنگلہ دیش کو 50,000 ٹن اعلیٰ معیار کا چاول برآمد کر چکا ہے۔ فارما اور میڈیکل ڈیوائسز کے لیے پنجاب بنگلہ دیش کو عالمی معیار کی لیبارٹریز سرجیکل برآمدات سے سستی اور مشترکہ برانڈنگ کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی فلاحی اقدامات اور ڈیولپمنٹ کو بھی سراہا۔ اور اب اہم خبر دیتے چلیں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ بانی پی ٹی آئی نے ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے۔ دائر درخواست میں بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ ججز کی منتقلی عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ 3 ہائی کورٹ ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقلی کا مقصد آزاد ججز کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعض ججز نے مداخلت کے خلاف خطوط لکھا تھا، جبکہ خطوط پر کارروائی کے بجائے ان ججز کی سینیورٹی متاثر کی گئی۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ آرٹیکل 200 کے تحت منتقلی سے وارسی ہو سکتی ہے۔ صدر کو ججز کی منتقلی یا سینیورٹی کا تعین کرنے کا اختیار نہیں۔ مستقل منتقلی آئین کی خلاف ورزی اور تقرری کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدعا کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ججز کی آزادی، سینیورٹی اور عدالتی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے۔
पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस फराह जमशेद ने आजम सवाती की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हमने मुकदमात तफसीलात के लिए दरखास्त दायर की है। असिस्टेंट अथॉरिटी जनरल ने कहा कि आजम सवाती के खिलाफ रावलपिंडी में 3 मुकदमात दर्ज हैं। हम तफसीलात देते हैं कि ये वहाँ पेश नहीं होते। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने दिमाग दिए कि अपने लोगों को इतना थकाते हो कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। लोगों को थोड़ा आराम करने दें कि एक रात सुकून से गुजारें। दरखास्त गुजार के खिलाफ विफाक में कितने मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसीलात फराहम करें। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेना लाजमी है। स्पीकर को हल्फ लेने की हिदायत की, लेकिन वह मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम रहे। अदालती फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। हल्फ न लेना दरख्वास्त गुजार को अपने हक से महरूम करने के बराबर है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने बताया कि सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया गया है और दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज की जाती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल होने पर दोनों केसेस का फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केसेस का फैसला महफूज किया, जो कि 23 जुलाई को सुनाया जाएगा। पीटीआई एहतजाज पर 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। केसेस में 22 जनवरी और 3 मार्च 2025 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। पीटीआई वकला की अदम दस्तयाबी पर 2 दफा ट्रायल कोर्ट ने स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए। बादअज़ां अपील में 2 दफा स्टेट काउंसिल के तकर्रुर का फैसला कल अदम करार दिया गया। मुकदमात थाना रमना में दर्ज हैं। थाना रमना के दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद मुल्जिमान हैं और इन मुकदमात में 70 से ज़ायद मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान की हद तक ट्रायल मुकम्मल हो चुका। अदालत की जानिब से 8 मुल्जिमान की हद तक केस का फैसला सुनाया जाएगा। आगे बढ़े और अब बात करेंगे चेयरमैन सेनेट की। आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। फारूक ऐश नाइक ने बेहतरीन अंदाज में केस लड़ा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज अदालत ने तमाम केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ भी नहीं सकता। कानून साजी होनी चाहिए, फैसला ना हो तो केस खत्म होना चाहिए। टडाप केस की समाअत के बाद चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर वकील फारूक ऐश नाइक का कहना था कि 2013 और 2014 में 26 केसेस बनाए गए। सब में एक ही इल्ज़ाम था, टडाप में सब्सिडी के लिए 50 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम था। एफआईए ने एक शख्स की ईमा पर केस बनाए। यूसुफ रजा गिलानी 10 केसेस में जमानत पर थे और एफआईए ने उन्हें मफरूर करार दिया। फारूक ऐश नाइक का कहना था कि अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को तमाम केसेस में बरी कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे। अदालत ने इंसाफ किया, जिस पर हम जज साहब के शुक्रगुजार हैं। जहलम और रावलपिंडी में बरसाती पानी में डूबकर जंबाक होने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें तलाश कर ली गई। भूसा मंडी के करीब बरसाती नाले में बह जाने वाले 9 साल के हसन अली का ताहाल पता न चल सका। रेस्क्यू इंचार्ज जहलम के मुताबिक सैलाबी पानी में फंसे मजीद 30 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज फ्लैश फ्लडिंग के बायस फंसे हुए 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। मुतादिद इलाकों में लोग अब तक पानी में फंसे हुए हैं। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सूबे में गैर मामूली बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। तमाम मुताल्लिका इदारे मुतहरिक हैं। सबसे ज़्यादा बारिशें पोटवार रीजन के अजला चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई। पीटीए में रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतज़ामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बर वक्त इकदाम किए, जिसकी बदौलत सैकड़ों शहरियों की जानें बचाई गई। उन्होंने कहा कि चकवाल में 209, जहलम में 298 और रावलपिंडी में 450 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि सिर्फ पोटवार रीजन में 1000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि
پاک فوج کے جوانوں نے بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لیا. جہلم میں 64 افراد سمیت درجنوں شہریوں کو کامیابی سے ریسکیو کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود تمام ریسکیو ریلیف آپریشنز کی نگرانی کی اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا. عظمہ بخاری نے یہ بھی کہا کہ حکومت پنجاب ہر ممکن وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ متاثرہ علاقوں میں فوری امداد پہنچائی جا سکے اور صورتحال پر قابو پایا جا سکے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 2 اہم منصوبوں کا افتتاح کر دیا. منصوبوں میں فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی نئی عمارت اور انٹرنیشنل بوائز اور گرلز ہاسٹلز شامل ہیں. فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی نئی عمارت جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور اسے 9 کروڑ 64 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے. اس عمارت کی تکمیل سے فوڈ انجینئرنگ کے شعبے میں تحقیق اور تعلیم کے نئے مواقع فراہم ہوں گے. انٹرنیشنل بوائز اینڈ گرلز ہاسٹلز 112 طلبہ کے لیے رہائش کی گنجائش موجود ہے. یہ منصوبہ 6 کروڑ 71 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا. خواتین طلبہ کی سہولت کے لیے 52 طالبات کے لیے گنجائش والے گرلز ہاسٹل کی تعمیر بھی مکمل کر لی گئی ہے جس میں 9 کروڑ 85 لاکھ روپے کی لاگت آئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی کی حکومت خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. تعلیم میں شمولیت اور مساوی مواقع کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے.